अस्सलामुअलैकुम। आज इंशाल्लाह बात करेंगे कंप्यूटर्स के बारे में कि कंप्यूटर्स एक ऐसी मशीन है जो कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप इस छोटे से आज की क्लास में देख पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। कि आपके पास सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर्स, उसके बाद हम बात करेंगे सीएस के बारे में कि कंप्यूटर साइंस क्या होता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ क्या चीज़ हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर्स को। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बैकग्राउंड्स हैं। लेकिन अगर ये लिखा आ जाए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है डेफिनेशंस के तौर पे, तो ये बात थोड़ी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर्स उस दौर से हैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था। ये मैकेनिकल एज के दौर से हमारे पास कंप्यूटर्स बिलोंग करते हैं। तो उस दौर के कंप्यूटर यानी कि चार्ल्स बेबेज की बनाई हुई जो मशीन थी, वो मशीन इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी, ना फिर किसी तरह के इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करती थी। तो वो सारी की सारी मशीनों को जब दुनिया वालों ने देखा तो किस तरीके से देखा, एक इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म पे नहीं, मैकेनिकल फॉर्म पे। तो हमारी जो जनरल डेफिनेशन हमारे सिस्टम पे पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो वो मशीन का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिकली ठीक नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक छोटे से जनरल डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। कंप्यूटर द मशीन दैट कैन प्रोसेस डेटा इनटू द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन एक हमने लिख दिया, जो किताबों में आपको लिखना है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग इन द प्रोसेसिंग डेटा टिपिकली इन द बाइनरी फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिविंग टू द वेरिएबल प्रोग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ पर दो तीन और इसके पॉइंट्स हैं, आप इस वीडियोस को रोक कर आप इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। खैर, यहाँ पर एक वर्ड आता है कंप्यूटिंग का, कि कंप्यूटिंग आखिर क्या चीज़ है। कंप्यूटिंग किसी चीज़ को प्रोसेस करना या फिर मालूम करना, उन चीज़ों को हम कहते हैं कंप्यूटिंग। ठीक है, आगे आते हैं कंप्यूटर साइंस की तरफ कि कंप्यूटर साइंस क्या है। कहता है द साइंस दैट डील विद द थ्योरी एंड द मेथड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, डिजिटल कंप्यूटर एंड द डिज़ाइन फॉर द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, एक ऐसी फील्ड जिनके अंदर हम काम करें कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और उनके बनाए हुए एप्लीकेशंस के ऊपर। ठीक है, किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें काम करेंगे, इनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, और भी तरह तरह की चीज़ें हैं। खैर, आगे जाएंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे लोग आपको आपकी फैमिलीज पे, आपके माशरे में मिल पाएंगे जिनकी जॉब्स आईटी से रिलेटेड होंगी। वो कहते होंगे कि हम आईटीज़ के अंदर जॉब करते हैं या फिर हम आईटी मैनेजर हैं समथिंग। तो वो आईटीज़ पे क्या क्या करते हैं, उनके पास काफ़ी सारे रोल होते हैं। ये कुछ आईटीज़, आप आईटीज़ के अंदर कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिनके ऊपर डेटाबेस को आप मैनेज करते हो, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप नेटवर्क को मैनेज करते हो, कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग के सपोर्ट्स को देखते हो या फिर किसी तरह के आप डेस्क सपोर्ट्स करते हो। ठीक है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर आती है। ठीक है जी, तो आगे चलें। हमारे कंप्यूटर्स के अंदर छोटी सी चीज़ें और हैं कि हम जनरेशन्स के नाम पे भी कुछ चीज़ें हमने अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ी है। ठीक है, ये काफ़ी सारे कोर्सेज में आपकी प्रीवियस जितनी भी आपने कंप्यूटर क्लासेस पढ़ी, उन तमाम क्लासेस के अंदर आपने जनरेशन्स का नाम सुना होगा। कंप्यूटर एक जनरेशन के मुताबिक ही काम करता है। ठीक है, कुछ जनरेशन के बिलोंग करते हैं। आपने छोटी छोटी क्लासेस के अंदर ये सारी बातें डिस्कशन की होगी कि मेजर इन्वेंशन इन जनरेशन की क्या क्या चीज़ें हमारी दुनिया में कंप्यूटर्स के अंदर जो मेजर इन्वेंशन थी उसके अंदर आई थी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब है, दूसरे में ट्रांजिस्टर्स है, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवे में आपके पास एआई है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले जनरेशन को डिस्कस करते हैं, वैक्यूम ट्यूब आखिर क्या है। वैक्यूम ट्यूब पहली जनरेशन में बिलोंग करता है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसको बनाया गया 1940s के दिनों के अंदर। इसके अंदर कुछ ऐसी ट्यूब्स का इस्तेमाल था जो कि हमारे करंट को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता था। एंड देन एम्पलीफिकेशन होने के बाद वो डेटा प्रोसेस होता था, प्रोसेस होने के बाद फिर डेटा आपके किसी तरीके से कंप्यूटिंग की जाती थी, जिसके थ्रू फिर आउटपुट होता था। ठीक है, तो इन जो वैक्यूम ट्यूब की जो शक्ल है आज हमारे पास नहीं दिखती, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को रिप्लेस कर दिया गया नई नई चीज़ों के साथ। ठीक है, इनके साइजेस काफ़ी ज़्यादा बड़े भी होते थे, और कुछ बाद में जब बनाए गए, जैसे जैसे आपकी चीज़ें अपडेट होने लगी, टेक्नोलॉजी जब बढ़ने लगी, तो उसके बाद फिर ये चीज़ें खुद ब खुद अपडेट होने लगी। लोगों ने इसको और ज़्यादा डेवलप किया, साइज़ पे कॉम्पैक्ट हो गई, लेकिन प्रोसेसिंग पावर क्या हो गई, और ज़्यादा इन्हांस कर दी गई। तो इसी तरीके से यहाँ एक पिक्चर है, इसमें आप देख पाओगे कि आपके वैक्यूम ट्यूब किस किस फॉर्म फैक्टर्स के अंदर पाए जाते थे। इनमें कुछ ज़्यादा ही बल्कि हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा हैंडी डैंडी हैं, जिनको कुछ छोटे इक्विपमेंट्स के ऊपर यूज़ किया जाता था। कुछ हमारे पास सिस्टम एक आता है जिसको हम डैक कहते हैं, यानी कि डिजिटल ऑडियो कन्वर्टर। इनको यूज़ किया जाता है म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ये जो छोटे वाले आप साइज़ को देख पा रहे हो, ये म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ में लगने वाली किसी तरह की छोटी सी वैक्यूम ट्यूब्स हैं, जिनकी वजह से होता क्या है, आपकी एम्पलीफिकेशन बहुत अच्छी होती है, और जो हवा में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी किसी तरीके से आपके म्यूज़िक के अंदर या फिर आपके ऑडियो के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ हमारे एनियक जैसी डिवाइसेस के ऊपर लगा करती थी। एनियक एक कंप्यूटर था जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर जाना जाता था। यूनाइटेड स्टेट में इसको बनाया गया, वो भी किसके अंदर, आपके ANSI के अंदर। खैर,
तो नेक्स्ट जनरेशन दुनिया वालों ने फिर सोच लिया था कि भाई ये जो इतनी बड़ी मशीन है एनियक जैसी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी साइज़ पे, इन जैसी मशीनों को हमें क्या करना है भाई, रिप्लेस करना है। किस तरीके से रिप्लेस किया जाएगा, कोई नई टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। तो नई टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या आई, सेकेंड जनरेशन, जिसके अंदर हम ट्रांजिस्टर्स को देखते हैं। ट्रांजिस्टर्स क्या है, एक ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू आप प्रोसेस कर सकते हो डेटा को, या फिर करंट को एम्पलीफाई कर सकते हो। इस काम के लिए लोगों ने यूज़ किया ट्रांजिस्टर्स को। ट्रांजिस्टर्स को बनाने वाले मिस्टर विलियम शॉकली हैं, जिन्होंने इसे पहली बार इन्वेंट किया, और उसके बाद फिर आज इसने पूरी पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। ठीक है, इस डिवाइस को द गेम चेंजर भी कहा जाता है। अगर ये डिवाइस नहीं होती तो आगे की कोई भी जनरेशन पॉसिबल नहीं थी। इवन के आज के हमारे कंप्यूटर्स में जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो वो भी ट्रांजिस्टर्स की बदौलत होता है। अगर आप चाहें तो गूगल करें, किसी भी तरह के माइक्रो प्रोसेसर का आप कोड नेम लिखें, लिखकर आप सर्च करें, आपको वहाँ पर उसकी चार्ट शीट पे आपको दिख जाएगा, जिसकी स्पेक शीट होती है उसके अंदर लिखा होता है कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर कितने मिलियन या कितने ट्रिलियन ट्रांजिस्टर्स को इस वक्त यूज़ कर रहा है आपकी प्रोसेसिंग के लिए। कोई भी एक कॉमन प्रोसेसर अगर हम देख लें आजकल, तो वो तकरीबन आपके पास ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करता है। तो ट्रांजिस्टर एक मेजर कंपोनेंट है जो कि आपके कंप्यूटिंग मशीन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। खैर, कॉन्सेप्ट क्या आता है इसको बनाने का भाई, कि कुछ लोगों ने मिलकर ये सोचा, विलियम शॉकली ये नाम उनका मौजूद है, कहाँ बना, बेल्स लैब के अंदर एक ज़माने पहले, और कब बनाया, 1947 में। ठीक है, उस दौर के अंदर एक छोटी सी ये क्या फॉर्मेशन थी कि कुछ लोग मिलकर बैठते हैं, देन फिर ट्रांजिस्टर के बारे में सोचते हैं। विलियम शॉकली ने दुनिया का पहला ट्रांजिस्टर बनाया था। आप अगर गूगल करें इनके नाम को, तो इनकी पिक्चर एक बड़ी फेमस है, जो कि दुनिया में आप देख पाओगे गूगल पे, कि इन्होंने अपने हाथों में एक ट्रांजिस्टर को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, वो पहला ट्रांजिस्टर जिसकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन आज ऐसे ट्रांजिस्टर है जिसको आप देख नहीं सकते आसानी से अपनी आंखों से, जिन्हें आप माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जा चुके हैं इन छोटी छोटी फॉर्मेशंस को। आगे जाके विलियम शॉकली का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड के अंदर एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मौका रहा तो हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे बनाने के लिए लोगों ने एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन में होता ये है कि आप चार्ज को स्टोर भी कर सकते हो और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे रिलीज़ भी कर सकते हो। मीन्स अगर चार्ज को स्टोर करने की ज़रूरत है तो ये अपने पास स्टोर करके रख भी सकता है, और अगर चाहें तो ये रिलीज़ भी कर सकता है, यानी कि जब ज़रूरत के मुताबिक इसे आगे फॉरवर्ड भी कर सकता है ये। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ें इस पर हो सकती है। खैर, तो अब ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं, आपने अपनी फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि ट्रांजिस्टर के दो टाइप्स होते हैं, एक पी टाइप है, दूसरा एन टाइप है। ठीक है, अब ये पी और एन टाइप का मतलब क्या है, पी का मतलब पॉजिटिव, एन का मतलब नेगेटिव है। ठीक है, दो तरह के ट्रांजिस्टर के टाइप आते हैं, एक कहलाता है पी एन पी और एक कहलाता है एन पी एन। पी एन पी ट्रांजिस्टर का मतलब है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और उसके बाद एनपीएन का मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये दो तरह के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, इन ट्रांजिस्टर्स की कुछ शक्लें हैं। ठीक है, इनकी शक्लों में इनके तीन टर्मिनल्स होते हैं, जैसे आप इस पिक्चर पे देख पाओगे कि इस पिक्चर पे भी आपके पास क्या है, तीन छोटे छोटे इनके टर्मिनल्स हैं, इस पे भी इसके तीन टर्मिनल्स हैं, इस पे भी इसके तीन टर्मिनल्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजिस्टर्स हैं जिनके टर्मिनल्स तीन नहीं है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर जो हमारे पास मौजूद है इसके दो टर्मिनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें होता ही है, दो टर्मिनल्स के बाद इसके ऊपर की जो केस है ये तीसरे टर्मिनल का काम करती है। ठीक है, इन्हीं के साथ यहाँ पर बोल्ट्स लगाकर या फिर किसी स्क्रू के साथ इसको अटैच किया जाता है, जिसके थ्रू पे सर्किट कंप्लीट होती है। खैर, ट्रांजिस्टर जो वर्ड है वो ट्राई से निकला है, ट्राई का मतलब ही तीन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल्स हैं ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक इनमें सेंटर वाला बेस है, एक साइड पे इमिटर है, एक साइड पे इसका कलेक्टर है। ठीक है, तो इन तीन टर्मिनल्स के अपने अपने पूरे पूरे नाम होते हैं। ठीक है, इनकी शेप्स क्यों अलग है, क्योंकि इनका रोल अलग है। कुछ ऐसे हैं जो कि हाई फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं। ज़रूरत के मुताबिक आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पे किस तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा वो तमाम चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। फिर कुछ ऐसे ट्रांजिस्टर्स हैं जिनके साथ कोई भी आपको यहाँ पर मेटालिक चीज़ें नहीं दिखती, कोई इसकी केसिंग नहीं है, कोई और चीज़ इसके ऊपर नहीं है। लेकिन कुछ ट्रांजिस्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ आप यहाँ पर इसकी होल्डिंग पिन देख पाते हो, जिसपे आप किसी तरह का हीट सिंक लगाते हो। हीट सिंक क्यों लगेगा, क्योंकि अगर ये आपका ट्रांजिस्टर हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर डेटा को प्रोसेस करेगा तो उस वक्त आपको क्या चाहिए, एक छोटा सा हीट सिंक जो कि इस ट्रांजिस्टर को खराब होने से रोके या फिर इसको जल जाने से रोक सके। ठीक है, जब हीट सिंक होगा तो कूलिंग का फिर ये जो प्रॉब्लम है उन तमाम चीज़ों को हीट सिंक खत्म कर देती है। ठीक है, तो ये मेटेलिक पीस के साथ आप जानते हो मेटल एक अच्छा कंडक्टर है इन तमाम काम को करने के लिए, जिस तरीके से आप कन्वर्जन करते हो एनर्जीज की। तो यहाँ पर इस छोटे से होल पे लोग लगाते हैं हीट सिंक को, हीट सिंक के थ्रू ये तमाम काम किया जाता है। फिर ये आपका छोटा सा ट्रांजिस्टर ठंडा रहता है। इसी तरीके के ट्रांजिस्टर्स को आप अपने टेलीविजन, अपने रेडियोज और भी तरह तरह की डिवाइसेस पे इसको देख पाओगे। ठीक है, खैर, अब यहाँ
यहाँ पर जो छोटा सा एक ट्रांजिस्टर है जिसकी शक्ल काफ़ी सिलेंड्रिकल है, ये ट्रांजिस्टर काफ़ी एक्सट्रीम और हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम करता है, जिसके थ्रू आप अपने किसी एम्पलीफिकेशन यूनिट के अंदर इसको देख पाओगे। अगर कोई म्यूजिक सिस्टम आपने देखा है, म्यूजिक इंडस्ट्रीज इन जैसे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करती है अपने डेक्स के अंदर। डेक्स है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, ठीक है। इन जैसी एम्पलीफिकेशन यूनिट जो कि कार्स के अंदर लगाई जाती है ऑडियो को बूस्ट करने के लिए या फिर आपके म्यूजिक को इनहांस करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें उनके अंदर लगाई जाती है क्योंकि इनके पास अपना खुद का एक कूलिंग सिस्टम यानी कि हीट सिंक मौजूद होता है जो कि इसका शेल है। आगे जाएंगे तो ट्रांजिस्टर्स को आपस में जोड़ा भी जा सकता है, जिनकी वजह से आज नए जनरेशन बनाए गए। नए हम थर्ड अपनी जनरेशन की तरफ मूव करते हैं जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, जिन्हें आईसीज कहा जाता है। आईसीज एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर आप बहुत सारे ऑपरेशंस करने की कैपेसिटी रखते हो, मींस एक से ज़्यादा ऑपरेशन। ट्रांजिस्टर एक वक्त में एक काम को कर सकता है, लेकिन आईसीज जो है एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है या फिर मल्टीपल रोल्स को एक वक्त में इंगेज कर सकती है, ठीक है, जो कि ट्रांजिस्टर पहले नहीं कर सकते थे। आजकल के फोन्स के अंदर आईसीज यूज किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी आईसीज की वजह से एक ही किसी तरह की डिवाइस या फिर किसी तरह की पोर्ट मल्टीपल काम करने का काम कर सकती है। किस तरीके से? पहला जो आपके पास है कि एक अगर आपके पास आईसी के साथ कोई फोन बिल्ड है तो उसमें लगा किसी तरह का जैक जो कि सी टाइप कनेक्शन हो सकता है, वो डेटा ट्रांसमिशन के लिए भी काम करता है और उसके साथ साथ डेटा को डेटा उसे चार्ज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और दूसरी तरह की पेरिफेरल इक्विपमेंट्स को भी यूज किया जा सकता है उसी एक सिंगल पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी से, ठीक है। तो ये सब कुछ हो पाता है आईसीज की वजह से। अगर आईसीज नहीं होते तो हम एक ही कनेक्टिविटी पॉइंट से मल्टीपल चीज़ों को इंगेज नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि आप अपने कंप्यूटर्स पे यूएसबी पोर्ट्स जो होते हैं उनको ज़्यादा लगाने के लिए करते क्या हो कि आप एक यूएसबी हब लगाते हो, जिसके थ्रू होता है कि आप अपने कंप्यूटर में एक यूएसबी पोर्ट को लगाते हो, यूएसबी पोर्ट पे आप एक कनेक्टिविटी करते हो, लेकिन उसके साथ हब में क्या होता है 4 या 6 या 12 जितने भी पोर्ट्स मौजूद होते हैं आप उसमें दूसरी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। जब तुमने कनेक्टिविटी की तो होगा क्या, वो तमाम 12 की 12 डिवाइसेस भी आपके पास कंप्यूटर्स पे डिटेक्ट होंगी, दिखेंगी, वर्किंग कंडीशन के अंदर काम कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा करने के लिए भी अगर हम आईसीज को कह दें कि आईसीज ये सारे काम इस तरीके से इंगेज करता है, एक वक्त में मल्टीपल अगर मल्टीटास्किंग हो या मल्टी रोल प्ले किया जाए तो आईसीज इन तमाम काम को करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं भाई। तो आईसीज की भी कुछ शक्लें हैं, कुछ इस तरह की हमारे पास आईसीज पाई जाती हैं, कुछ केसिंग्स पे होती हैं, कुछ बिल्कुल नेकेड फॉर्मेशन पे होती हैं, ठीक है। अगर ये अपनी पूरी मेटेलिक फॉर्मेशन के अंदर हो तो मींस वो एक तरह का क्या है भाई, पूरी केस फॉर्म है, ठीक है। जैसे ये आप आईसीज को देखते हो, इनके ऊपर ये छोटा सा चिप है जो कि गोल्डन कलर से आपको दिखता है, और नीचे जो हमारे पास एक पूरी जिसकी क्या है भाई कैडी है। कैडी इसे क्या करता है, होल्ड करता है, होल्ड करके उसके सॉकेट्स के ऊपर लगने में मदद करता है, जिसकी वजह से आप आईसीज को लगा सकते हो, ठीक है। कुछ आईसीज ऐसी होती हैं जिनको आप स्वैप कर सकते हो एज अ माइक्रो प्रोसेसर, जैसे माइक्रो प्रोसेसर्स को आप निकाल सकते हो, रैम को निकाल सकते हो, ऐसे आईसीज भी स्वैपेबल होती है, आप निकाल कर चेंज करके दूसरा लगा सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ऐसी आईसीज होती हैं जिनको आप निकाल नहीं सकते, वो सोलेनोइड होते हैं, मतलब है वो सोल्ड हो चुके हैं, अब वो किसी तरीके से भी निकाला नहीं जा सकता। अगर निकालोगे तो आपकी उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डैमेज होने का खतरा होता है। खैर इसी तरीके से आगे जाएंगे तो फोर्थ जनरेशन आपको दिखता है जो कि और ज़्यादा एडवांस है, जिसको आजकल के दौर के अंदर हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, इसी को हम सीपीयू भी कहते हैं, ठीक है। यही माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू भी कहलाता है, इसी को हम चिप भी कहते हैं। खैर आइएगा फोर्थ जनरेशन के अंदर देखते हैं, कहता है द अल्टरनेटली रेफर एज अ माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। जो भी चीज़ें, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें सेम है, ठीक है। इनको हम किस तरीके से करते हैं भाई, प्रोनाउंस इस जगह पे लिखा है, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, तो यहाँ पर चीज़ें लिख दी गई हैं। खैर तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहता क्या है भाई, करता क्या है, इसको भी जरा जान लेते हैं। ये डेटा को प्रोसेस करने में इस्तेमाल किया जाता है। डेटा की जो प्रोसेसिंग है वो कब हो पाएगी, जब आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके कंप्यूटर के ऊपर सही तरीके से काम करेगा, तभी जाके सारी चीजें हो सकती हैं। खैर अब यहाँ पर कुछ आपने किताबों में पढ़ा होगा कि सीपीयू जो है वो एक ब्रेन है, अगर ये नहीं हो तो आपका कोई भी कंप्यूटर का फंक्शन नहीं हो सकता, वो इनपुट नहीं ले सकता, आउटपुट नहीं कर सकता, किसी भी एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकता, इवन के सिस्टम सॉफ्टवेयर भी रन नहीं होगा अगर यहाँ पर आपके पास सीपीयू के साथ कोई भी मसला है तो। खैर आगे जाएंगे तो अब देख पाओगे कि क्या क्या इसके ऊपर लिखा है। खैर द सीपीयू इज ऑफ्टन बाय द रेफर एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, हाउएवर द मोर एप्लीकेटेड रेफर टू द सॉफ्टवेयर एंड द ब्रेन ऑफ द सीपीयू वेरी एफिशिएंटली कैलकुलेट, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि आपका सीपीयू जो है बहुत सारे डेटा को हाई स्पीड के अंदर डेटा को प्रोसेस कर सकता है। किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है भाई, आपने सुना होगा एक जमाने तक जो डेटा प्रोसेसिंग थी बहुत स्लो थी, ठीक है। अगर हम बात कर लें पुराने दौर की, जब चार्ल्स बेबेज का दौर था, उस दौर के अंदर जो उनका कंप्यूटर था वो डिफरेंस इंजन था।
डिफरेंस इंजन कंप्यूटर उस दौर में प्रोसेस कैसे करता था, वो मैकेनिकल पूरे पूरे सिस्टम पे था, उनमें गियर्स मौजूद थे, उनमें शाफ्ट्स थे, उनमें रॉड्स थे, उनमें और भी तरह तरह की चीज़ें थी, जिनकी वजह से प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती थी। उनको चलाने के लिए मल्टीपल लोग चाहिए, तब जाकर एक कंप्यूटर के साथ वो एक ऑपरेशन कर सकते थे। ठीक है, तो उस दौर के कंप्यूटर्स को प्रोसेस करने के लिए जब मल्टीपल लोगों की ज़रूरत है एक कंप्यूटर को चलाने के लिए, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मल्टीपल काम एक कंप्यूटर खुद कर सकता है, क्योंकि दुनिया तब्दील हो चुकी है और जनरेशन बहुत आगे जा चुके हैं। हम मैकेनिकल एज से निकलकर आज हम डिजिटल एज के अंदर हैं, जिस डिजिटल एज के अंदर ये काम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा बेहतर है। खैर, इनके अंदर प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। पुराने दौर के अंदर जब प्रोसेसिंग थी तो वो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड्स के ऊपर होती थी, कि कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस को आप सेकंड्स के अंदर प्रोसेस कर सकते थे। लेकिन आज क्या है, आज हम इस प्रोसेसिंग को कहाँ देखते हैं, हम देखते हैं कि ये प्रोसेसिंग हमारे पास मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड्स के ऊपर काम करता है। मतलब कि आज हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस नहीं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हर सेकंड के ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये कैपेसिटी है, आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हमारे पास ऐसी मशीन है जो कि गेम चेंजिंग ला सकती है दुनिया के अंदर। खैर, वो हमारे लिए माइक्रो प्रोसेसर है। अगर हम इस आईसीज को देखें, जो आईसीज हमारे पास थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स साइज पे तो है, लेकिन ये इतने ज़्यादा ऑपरेशंस के ऊपर काम नहीं कर सकती थी। इस दौर में कुछ लोगों ने इस छोटी सी चीज़ को कहा कि ये एलएसआई है। एलएसआई क्या है भाई? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लेकिन बाद में जब माइक्रो प्रोसेसर हमारी दुनिया में आया तो इसको एक खूबसूरत सा एक और वर्ड के साथ जोड़ा गया, जिसे हम वीएलएसआई कहते हैं। वीएलएसआई क्या है भाई? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि बड़ी पैमाने पे, मींस के मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की स्पीड पे अगर कोई काम हो तो वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो खैर, इन तमाम काम को करने के लिए हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू तमाम तरह के डेटा प्रोसेस हो रहा है। इवन कि हमारे कैमराज हो या फिर हमारे फ़ोन्स हो या फिर हमारी किसी भी तरह की कंप्यूटिंग मशीन हो, उन तमाम, इवन कि कार के अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल है, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें आजकल की कुछ जदीद कार, ठीक है, अब दूसरी तरह की चीज़ों में नहीं, जो कि कॉमन पुराने दौर की ओल्ड टेक्स हैं, उनके अंदर चीज़ें नहीं होती, लेकिन जो आजकल की लेटेस्ट हैं उन तमाम मशीनों के अंदर ऑन बोर्ड कंप्यूटर पाया जाता है, जिसके थ्रू वो बहुत सारे तरह के फंक्शंस को प्रोसेस करता है। ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर को बनाया किसने? जैसे हमारे पास विलियम शॉकली ने सेकेंड जनरेशन को बनाया था, जिसमें ट्रांजिस्टर्स था, इसी तरीके से आपके पास माइक्रो प्रोसेसर को बनाने वाला भी कोई है, उसका नाम रॉबर्ट नॉइस है। रॉबर्ट नॉइस एक और बहुत ही बड़ा जीनियस पर्सन, वो भी ताल्लुक कहाँ से रखता है? यूनाइटेड स्टेट्स से। कहाँ का था? फ्लोरिडा का। लेकिन फिर विलियम शॉकली के कहने पे फ्लाई करता है किधर? कैलिफोर्निया के लिए। कैलिफोर्निया आता है, आने के बाद शॉकली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे खुद वो और इसके साथ साथ विलियम शॉकली, इनकी टीम मिलकर क्या करती है? एक नए प्रोजेक्ट पे काम करती है। नए प्रोजेक्ट की फॉर्मेशन के अंदर होता ही है द गोल्डन मॉडल्स, और उसके साथ साथ आपका रॉबर्ट नॉइस। ये दोनों पर्सन क्या होते हैं? आमने सामने होते हैं। इन दोनों ने मिलकर एक नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया। एक नया वेंचर था। ये वेंचर आपके पास क्या था भाई? एक छोटा सा फॉर्मेशन, एक नई कंपनी के इजाद था। ठीक है, इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक नई मशीन के ऊपर काम करें, एक नई डिवाइस के ऊपर काम करें, जिसको बाद में नाम दिया गया द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को बनाने वाले मिस्टर रॉबर्ट नॉइस हैं, जिन्होंने इस मशीन को बनाया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया डेटा को प्रोसेस कर पाती है हर तरीके से। जहां जहां इनको रोल करना पड़े, उस जगह पे माइक्रो प्रोसेसर अपना काम बखूबी अंजाम देता है। ठीक है, तो हुआ ये, इस मशीन को बनाने के लिए जो जगह थी, जो बिल्डिंग थी या जो इंडस्ट्री थी, उसका नाम इंटेल कॉरपोरेशन था। इंटेल का पुराना नाम इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी था। बाद में द गोल्डन मॉडल्स की मशवरे के मुताबिक इस नाम को काफ़ी ज़्यादा कंसाइज कर दिया गया और फिर एक नया नाम वजूद में आया, जिसको हम कहते हैं इंटेल। ठीक है, आज इंटेल के इस छोटे से स्टिकर्स को आप देखते हो कहाँ पर? अपने कंप्यूटर्स पे, अपने बहुत सारे गैजेट्स में, जहाँ जहाँ ये पाया जाता है, अपने पीसीस पे, इन तमाम जगहों पर ये छोटा सा इंटेल का वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो इंटेल कॉर्पोरेशन थी, बनाई गई थी 1968 के अंदर, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जो बना वो 1971 पे बना। मीन्स कुछ साल लगे इस छोटी सी चीज़ को बनाने में। तो उससे पहले इंटेल क्या करती थी? इंटेल उससे पहले कुछ चिप्स बनाया करती थी, कुछ छोटे छोटे आईसीज को बनाया करती थी, अदर इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स के ऊपर काम करती थी, और भी रिसर्च वर्क था जो कि इंटेल इस दौर के अंदर किया करती थी। लेकिन बाद में हुआ ये कि इंटेल ने अपने पूरी फील्ड्स को अलग तरीके से दिखाया और एक नई कंपनी के अंदर नए प्रोडक्ट को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया। वो क्या था भाई? तो माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल का बनाया हुआ पहला माइक्रो प्रोसेसर, जिसका नाम इंटेल i4004 है। ये माइक्रो प्रोसेसर बनाकर इंटेल ने दुनिया को दिखाया कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, जिसके थ्रू आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हो। ये जो पहला हमारा माइक्रो प्रोसेसर इंटेल i4004 था, इसमें 2250 ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल था। एक और डेटा के मुताबिक
2500 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल था इस छोटे से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ठीक है, जिसको अभी हम आगे देख पाएंगे। बाद में ये चीज़ें अलग तरीके से होती गई, अपग्रेड होती चली गई, एंड देन फिर आज जो हमारे पास शक्लें होती हैं वो इस तरह की भी नहीं होती, ठीक है, इससे भी ज़्यादा एडवांस है और भी तरह तरह की चीज़ें। पुराने दौर के जो आपके जो पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो दिखता कुछ इस तरीके का था। ये जो हमारे पास एक छोटी सी आईसी है, इस आईसी के ऊपर हमारे पास जो लिखा है 8008, एक इसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर उस दौर पे पाए जाते थे। इंटेल उस दौर पे अपने सैम्बल यूज़ करती थी आई को, ठीक है, आई नाम का उनका जो एक इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज के लिए वो आई अपना सैम्बल यानी कि अपना लोगो रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ये चीज़ें बड़ी तब्दील हो गई। इंटेल का अपने कूल सा लोगो है जिसको वो यूज़ करती है, ठीक है। तो उस दौर पे इंटेल आई 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद फिर उन लोगों ने अगला नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया जिसका नाम रखा गया इंटेल 8008, ठीक है। इंटेल 8008 के बाद नेक्स्ट एक और माइक्रो प्रोसेसर आया जिसका नाम रखा गया इंटेल 8080, ठीक है। इंटेल 8080 एक और बेहतरीन माइक्रो प्रोसेसर था। बाद में फिर इन लोगों ने इसे और अपग्रेड किया, नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया इंटेल 8088। ये सारे के सारे माइक्रो प्रोसेसर ओल्ड टेक हैं, बहुत कदीम है, लेकिन इनके दौर के साथ एक और चीज़ हो रही थी। वो क्या था कि जब इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर था तो उस दौर में बिल गेट्स क्या कर रहा था, बिल गेट्स उस दौर के अंदर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा था। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम उस दौर पे बनाया गया जब इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर दुनिया में वजूद में था, ठीक है। फिर जब इंटेल का एक और माइक्रो प्रोसेसर आया जिसको कहते हैं इंटेल 8088, तो इन जैसे माइक्रो प्रोसेसर के दौर पे बिल गेट्स ने अपने डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के फोर्थ वेरिएंट को लॉन्च कर चुका था, वो फिफ्थ वेरिएंट पे काम कर रहा था। और उसके बाद एक प्रॉब्लम क्या थी कि कुछ ऐसे काम करने हैं जिसकी वजह से अगर हम किसी तरह के डॉस 5 पे वो प्रोग्राम्स ही ओपन हो पाए जो कि हमारे डॉस 4 पे चला करते थे, तो डॉस 4 के प्रोग्राम को डॉस 5 पे रन करवाना ये एक बड़ा काम था उस दौर के अंदर, जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास दौर के अंदर दूसरे तरह के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आज आप यूज करते हो आईओएस के प्लेटफॉर्म पे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस दौर पे मौजूद नहीं है, ना लिनक्स है ना कुछ है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास नहीं दिखते। तो उस दौर में डॉस के साथ लोगों ने काफ़ी सारा काम किया, डॉस 5 हम लोगों ने भी यूज़ किया। तो इसी तरीके से ये चीज़ें थी, डॉस में काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स कम थे, बहुत उस दौर के मुताबिक ठीक था, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ग्राफिक्स लोग यूज़ करते हैं। खैर, तो आगे आइए, तो इंटेल ने फिर 8088 माइक्रो प्रोसेसर के बाद इस सीरीज को बहुत ज़्यादा तरीके से चेंज कर दिया, ठीक है। नई सीरीज का फॉर्मेशन हुआ, वो है डी एक्स सीरीज। डी एक्स सीरीज के अंदर कुछ पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया। पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या बनाया गया भाई, इंटेल डी एक्स 80286। ये 286 एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर था जो कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर की शक्ल को चेंज करने वाला था। पहले जो माइक्रो प्रोसेसर थे इस तरह के रेक्टेंगुलर शेप के ऊपर पाए जाते थे, बाद में इसे आज उस शेप पे लाया गया जैसे आज ये दुनिया को देखता है, मींस 1:1 स्क्वायर फॉर्मेशन पे, ठीक है। आज जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर हैं वो चकोर हैं, बिल्कुल स्क्वायर फॉर्मेशन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। बीच में इंटेल ने कुछ और तजुर्बे भी किए, इनमें क्या था भाई, कुछ नए तरह के माइक्रो प्रोसेसर भी आपको देखने को पड़े, ठीक है। वो है इंटेल पेंटियम 2। पेंटियम 2 की सीरीज के अंदर जो ये हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर था, ये कुछ रैम की तरह फॉर्मेशन कर दिया गया कि इसको लगाने के लिए हम सॉकेट्स का नहीं, यहाँ पर स्लॉट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। सॉकेट और स्लॉट्स का मतलब शायद पता हो आपको, अगर नहीं पता तो हम इसको सुन लेते हैं कि सॉकेट्स का मतलब होता है कि जिस जगह पे आप माइक्रो प्रोसेसर्स को लगाते हो। स्लॉट्स का मतलब वो है कि जो जगहों पर हम रैम्स को या दूसरी तरह की कोई और इक्विपमेंट्स को लगाते हैं। बस इस चीज़ को याद रखो कि इंटरनल कंपोनेंट्स को अगर मदरबोर्ड के साथ अटैच करना है तो हमें इन दो चीज़ों का ही सहारा लेना है, एक सॉकेट है, दूसरा स्लॉट्स है। इसके अलावा किसी भी तरह की एक्सटर्नल चीज़ों को अगर आपने कनेक्ट करना है तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपको पोर्ट का इस्तेमाल करना है। आपको काफ़ी सारे पोर्ट्स देखते हैं, लैन पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है, वीजीए पोर्ट है, वगैरह वगैरह, इस तरह के पोर्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनल कंपोनेंट्स के लिए सिर्फ दो चीज़ें हैं, या तो तुम्हारे पास पीसीआई स्लॉट्स होंगे, या तो तुम्हारे पास डीम स्लॉट्स होंगे, या जिसे हम रैम स्लॉट्स कहते हैं, या फिर तुम्हारे पास सॉकेट होगा जिसपे तुम अपने माइक्रो प्रोसेसर्स को लगाते हो, ठीक है। ओके, तो इस छोटे से पेंटियम 2 को, आप छोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा है, खैर। तो इस माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे सामने पेंटियम 2 है, ये काफ़ी बड़े साइज पे अवेलेबल था, और साथ साथ इसमें पीछे जो एरिया है जो कि ग्रिल फॉर्मेशन पे, ये इसका हीट सिंक है। हीट सिंक का मतलब क्या है, जो कि इसे कूल रखेगा, इसका कूलिंग सिस्टम है ये, और साथ साथ एक पीसी फैन लगा है जो कि क्या करेगा भाई, इस छोटे से माइक्रो प्रोसेसर को ठंडा रखेगा, ठीक है। फिर एक बात, छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा ये साइज पे, तो इनको लोग यूज़ करते थे। और इसकी एक और अच्छी बात, ये वर्टिकली लग सकता था। खैर,
आगे जाएंगे, ये ओपन करके इसकी पिक्चर है, इसके अंदर ये छोटी सी चिप है जिसके थ्रू ये तमाम प्रोसेसिंग होती थी, कुछ आईसीज है इनको सपोर्ट करने के लिए, और उसके साथ साथ ये टर्मिनल है जिसके थ्रू जाकर अपने स्लॉट्स के अंदर ये अटैच होता था। आज के माइक्रो प्रोसेसर इस जैसे नहीं होते, ठीक है, आज के माइक्रो प्रोसेसर कुछ इस जैसे पाए जाते हैं, पिन होते हैं या फिर पिन लेस पाए जाते हैं। पिंड का मतलब है कि वो पिंस की फॉर्मेशन पे होगा, पिनलेस का मतलब है कि उसके माइक्रो प्रोसेसर की बॉडी के ऊपर कोई पिन यानी कि कोई टर्मिनल नहीं पाया, किसी तरह का कोई कनेक्टिंग पॉइंट नहीं पाया जाएगा, ठीक है। आगे जाएंगे तो आज जो हमारे पास ये पिक्चर है, ये पिक्चर वैसे पुरानी है, 9th जनरेशन यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन आज इंटेल 13 जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर काम करती है और अब अनकरीब 14 जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। खैर, तो यहाँ पर इस माइक्रो प्रोसेसर को आप देखते हो कि यहाँ पर इस तरह कोई भी पिन नहीं है, पिन लेस कॉन्टेक्ट है। ये पिन कहाँ चले गए, ये पिन जाकर मदरबोर्ड में लग गया, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, अगर कनेक्टिविटी करनी है मदरबोर्ड के सॉकेट पे पिन लगा दो या फिर माइक्रो प्रोसेसर पे पिन लगा दो। तो जो जिन लोगों ने इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर को देखा है तो वो देख पाएंगे कि इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो पिन लेस होता है, और जो हमारे पास AMD के आजकल के माइक्रो प्रोसेसर है, राइजन वगैरह, इनके ऊपर आप क्या देखोगे, पिन देख पाओगे। इनके बॉडीज के ऊपर, इनकी पूरी पूरी शक्ल पे आपको पिन दिखते हैं जिनके थ्रू ये कॉन्टेक्ट करते हैं या फिर कनेक्टिविटी कर पाते हैं। तो इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर के मदरबोर्ड्स में, सॉकेट्स में किसी भी तरह का कोई पिनलेस मोड नहीं होगा। इंटेल के मदरबोर्ड्स के ऊपर जो भी इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट करता है उस पर आपको पिन देखने को मिलेगा, किसमें, सॉकेट्स पे। और अगर यही काम AMD का हुआ तो AMD में क्या होगा भाई, कि आपके जितने भी पिन होंगे वो आपके माइक्रो प्रोसेसर्स पे आ जाएंगे, सॉकेट्स के ऊपर पिन नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये इनकी छोटी सी चेंजेस है। अगर कोई ये करना चाहता है कि इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर्स को AMD के मदरबोर्ड के ऊपर लगा दे तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो अटैच नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये भी है कि इंटेल के जो मदरबोर्ड्स हैं, इंटेल के जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, इनके सॉकेट्स अलग अलग होते हैं, इनके सॉकेट्स के अलग नाम होते हैं, ठीक है। सॉकेट्स के एक दो चार नाम है, LGA 1155, ठीक है, 1135 इस तरीके से, या LGA 1395 इस तरीके से जो सॉकेट्स है ये सब अलग है तो सारे इंटेल के। अब इनमें जो सॉकेट्स पे जो प्रोसेसर लग सकता है सिर्फ और सिर्फ वही लगाया जाएगा, दूसरे माइक्रो प्रोसेसर उस जगह पे रखा जाएंगे लेकिन वो कनेक्ट नहीं होंगे। क्यों, सॉकेट्स की फॉर्मेशन चेंज है, उनमें डॉट्स वगैरह सब कुछ चेंज है, जो उनकी पिंस की अलाइनमेंट है वो अलग है, तो इस वजह से ये सारी की सारी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो आपने बिल्कुल सोच समझ कर, उनके बॉक्स में लिखा होता है कि सॉकेट का क्या रोल है, सॉकेट का क्या नंबर है, क्या मॉडल है, उनके मुताबिक ही माइक्रो प्रोसेसर के मदरबोर्ड्स को आप अटैच करोगे। आगे जाओगे तो इंटेल किसी तरह के आई सीरीज के अलावा भी एक Xeon नाम के सीरीज को बनाता है। Xeon सीरीज क्या है, एक ऐसा स्केलेबल माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि दिन रात काम करने के लिए बना है। ऐसे तो i7 भी काम करता है लेकिन इसे इस काम के लिए बनाया नहीं गया, हम इसे यूज जरूर करते हैं लेकिन इन जैसे काम के लिए नहीं है। तो आप स्केलेबल प्रोसेसर्स का मतलब क्या जानोगे, कि एक ऐसा कंप्यूटिंग जिनको हम दिन भर करते हो, दिन रात करते हो, हर वक्त उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती हो, जैसे कि हमारी सर्विस पे होता है, ठीक है। सर्विस जो है ये 24 आवर्स 365 डेज चलने के लिए बने, मींस ये कभी बंद नहीं होंगे। जिस दिन इसे बिल्ड किया गया, बिल्ड होने के बाद जिस दिन ये सेटअप हुआ, सेटअप होने के बाद ये बंद नहीं होगा। बंद उस वक्त होगा जब इसे हम रिप्लेस करेंगे या फिर इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है, कोई ट्रबल शूटिंग है, तब जाकर आप इसको रिप्लेस करने के बारे में सोच सकते हो। अदरवाइज इन जैसी कोई भी चीजों को हम नहीं करने वाले। खैर, तो आपने इन जैसे छोटे छोटे से माइक्रो प्रोसेसर के बारे में याद रखना है, ये आपको सपोर्ट करेगा आपकी कंप्यूटर की नॉलेज के अंदर, कि Xeon एक ऐसी स्केलेबल फैमिली माइक्रो प्रोसेसर है जिनको बनाया जाता है ढेर सारे काम करने के लिए। ये हाई स्पीड, ओवरक्लॉक, इन जैसी चीजों पे काम नहीं करेगा। ये गेमिंग के अंदर काम जरूर करेगा, गेम जरूर रन करेगा, लेकिन ये इन कामों के लिए बनाया नहीं गया। इनको बनाया गया बल्क डेटा प्रोसेसिंग, जो कि दिन रात कर सकते हो आप, और 24 आवर्स कर सकते हो। ये आपको कुछ नहीं कहने वाला, ये बिल्कुल सुकून से काम करता रहेगा। अब इनके अंदर भी क्या है, कुछ अलग अलग तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नहीं, बहुत माजरत, इंटेल ने इसे स्केल किया है अलग अलग तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ब्रॉन्ज है, मींस हल्का होगा काफी, सिल्वर है थोड़ा उससे अपग्रेड, गोल्ड है और ज्यादा अपग्रेड, प्लैटिनम उससे ज्यादा बेहतरीन, ठीक है। तो मींस अब इनके अंदर होता क्या है, कोर्स की तादाद ज्यादा होगी, टेक्नोलॉजी इससे ज्यादा बेहतर अपडेट वेरिएंट्स के अंदर होगी। प्लैटिनम के अंदर इस जब तक ये प्लैटिनम सीरीज को ये बनाया करता था कोर i9 के जमाने तक, तो उस दौर तक इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 86 प्रोसेसिंग कोर्स पाए जाते थे, लेकिन आज ये 100 प्लस प्रोसेसिंग कोर एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रखते हैं। थ्रेड्स कितने होंगे, डबल होंगे, ठीक है। ओके, आगे जाएंगे तो कुछ और बड़े फेमस इसके इंटेल Xeon के माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, जैसे कि इंटेल Xeon 6550, एक बहुत ही फेमस माइक्रो प्रोसेसर है जो कि फर्स्ट जनरेशन Xeon फैमिली है, लेकिन ये आपके दुनिया के हर वो काम कर सकता है जो आजकल आप बेसिक्स तौर पे करते हो, ठीक है।
फर्स्ट जैन है, चीप है, बहुत बेहतरीन है, ईजिली अवेलेबल है मार्केट्स के अंदर। आप इसके ऊपर काफ़ी सारे काम कर सकते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग या फिर किसी भी तरह का कोई छोटा मोटा कोई भी काम हो, वो सारे ये ईजिली कर सकते हैं अंडर बजट रहते हुए। लेकिन जब आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए, आपको कोई सर्वर बनाना है या कोई नेटवर्क मशीन बनानी है, कोई और ऐसी चीज़, तो उसके लिए आपको स्केलेबल प्रोसेसेस के अंदर कुछ और अपडेट सीरीज पे जाकर काम करना पड़ेगा। तो ये सारे काम इंटेल Xeon करता है। खैर, आगे जाओगे। फिफ्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेस सॉरी फिफ्थ जनरेशन हमारे पास आता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बहुत बड़ा बूम है आजकल। आजकल की दौर पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हो किस तरीके से काम कर रहा है। दुनिया जानती है चैट जीपीटी क्या है। ओपन एआई ने इसे बनाया, ठीक है। बनाने वाली जो हमारे पास डेवलपर है वो इंडियन है, जिन्होंने इस छोटी सी प्रोजेक्ट को बनाया है। आज इसका चैट जीपीटी का 4 वेरिएंट है, अनकरीब 5 भी आएगा। तो इन जैसे वेरिएंट्स के ऊपर दुनिया काम कर रही है। क्या करता है आपको बताने की ज़रूरत वैसे फ़िलहाल है नहीं, आप जानते हो चैट जीपीटीज आपकी हेल्प करता है बहुत सारे तरह की प्रोसेसिंग करने में, ठीक है। उनमें आपका डेटा प्रोसेसिंग हो गया या फिर इमेज प्रोसेसिंग हो गया, ये काफ़ी सारे काम आपके आसान कर देता है। अलग अलग तरह के डेटा के लिए आपको गाइड करता है, या फिर आपको किसी भी तरह की कोई भी आसान से एग्जाम्पल है, असाइनमेंट्स करने हैं, क्वेश्चंस के लिखो, आंसर्स आपके पास है। तो एआई इन सब चीज़ों के ऊपर तो काम कर ही रहा है। इसके साथ साथ कुछ और काम भी है एआई के। वो क्या है भाई, ये बहुत सारी तरह की मशीन्स को हेल्प करना, मशीन को किसी तरीके से बताना कि आप किस तरीके से चलने वाले हो प्रोग्राम के मुताबिक, ठीक है। ये प्रोग्राम के मुताबिक ही काम करेगा। अब यहाँ पर क्या है, मशीन को बताया जाएगा कि मशीन किस तरीके से ऑपरेशनल हो। जैसे कि हम किसी ड्रोन्स को देख लें, जो उड़ने वाले हमारे पे ड्रोन है। अच्छा, उड़ने वाले इस वजह से कह रहा हूँ कि ड्रोन्स चलने वाले भी होते हैं, रेंगने वाले भी होते हैं, तैरने वाले भी होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो अंडर वाटर भी जाते हैं वगैरह वगैरह। तो काफ़ी सारे तरह के ड्रोन्स होते हैं, ठीक है। तो अब इनमें जो उड़ने वाले हैं, जो फ्लाइंग टाइप्स हैं, तो इनमें किसी भी तरह का हम डीजे का कोई ड्रोन देख लें, तो इन ड्रोन्स के ऊपर होता क्या है कि कुछ एआई चिप्स या फिर एआई की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके लोगों ने क्या किया है भाई, इनमें बहुत सारे तरह के नए नए मोड्स रखे हैं। इनमें ट्रैक मोड है, वो आपको देखकर आपको ट्रैक कर सकता है और साथ साथ ऑब्स्टिकल को भी बाईपास कर सकता है। मीन्स बीच में कोई रुकावटें आती हैं तो उनको भी आगे पीछे करते हुए खुद को फ्लाई करता है, अंदर पे स्टेबलाइज रखते हुए आपका पीछा करता है या फिर आपको फॉलो अप कर रहा होता है। तो मीन्स इसी तरीके से आप काफ़ी सारी गाड़ियों में देखते हो कि लेन असिस्ट पाई जाती है, ठीक है। कुछ और जदीद चाइना की तरफ से बनाई हुई गाड़ियाँ हैं, जिनके ऊपर अगर आप स्टेयरिंग कंट्रोल छोड़ दो, सामने कोई लेन असिस्ट पे आप लगा कर छोड़ दो, तो स्टेयरिंग खुद ब खुद मूव करती है। मीन्स वो मशीनें क्या कर रही हैं, वो देख रही हैं आईसीज की मदद से किस किस तरीके से क्या क्या काम हो रहा है, रोड किस तरफ जा रही है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल फ्यूचर है। एक ज़माना था जब मैं ये छोटा सा टॉपिक पढ़ाया करता था, तो उस दौर में कहा करते थे आने वाला कल है। लेकिन आज ये वो दौर है जिस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास क्या है भाई, मौजूद है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें अभी हमने जनरेशन को देखा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपका अगर बैकग्राउंड कंप्यूटर्स का नहीं है, तो वो थोड़ी थोड़ी बातें जान लें, एंड देन फिर उनके लिए फ़ायदा हो। आगे के लेक्चर्स में कुछ बातें और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम डिस्कस कर पाएंगे और चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज यहीं तक रखते हैं, फिर हम फिर कभी मिलेंगे, किसी और टॉपिक्स को हम डिस्कस हम करेंगे और देख पाएंगे।